मैंने कहा मैं इसके साथ साथ हिंदुस्तान के 2 सिपाहियों के सर काट के ले गए हैं उन शहीद सिपाहियों के प्रति भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। मैंने कहा इतना ही नहीं, केरल के मछुआरे जिनको विदेशियों ने आकर के गोलियों से भून दिया, मैं उन शहीद मछुआरों के प्रति भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, ये बात जो मैंने वहां कही, क्या इस देश के प्रधानमंत्री को करनी चाहिए थी कि नहीं? क्या ये विचार प्रधानमंत्री को आना चाहिए था कि नहीं? वहां बैठी हुई सरकार के लोगों को उन शहीद पुलिस जवान याद आने चाहिए थे कि नहीं? मित्रों, पीड़ा तब होती है, मौत मौत होता है। हर मौत के प्रति वही पीड़ा होनी चाहिए, वही आदर होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से दिल्ली में एक ऐसी सरकार बैठी है जिससे आप न कोई अपेक्षा कर सकते हैं, जिस पर आप न कोई भरोसा कर सकते हैं। और मित्रों, दुनिया में भरोसा सबसे बड़ी ताकत होती है। 1-2 साल का छोटा बालक कुछ भी अगर समझता नहीं है, लेकिन उसके पिताजी उसको एक खिड़की पर खड़ा कर दें और उस बच्चे को कहें कि बेटे कूद जाओ, वो बच्चा समझ हो या न हो, लेकिन बाप के प्रति भरोसा होता है, वो कूदता है और बाप उसको पकड़ लेता। भरोसा नाम की चीज जो है वो सारे तंत्र को चलाती है मित्रों। और एक बार भरोसा खत्म हो जाए, आप घर से ऑफिस से घर निकले हो और अगर आपको भरोसा न हो कि घर में खाना पका होगा कि नहीं पका होगा, तो आप जरूर बाजार से कुछ थैले में लेकर के जाओगे। क्यों? पता नहीं पका होगा कि नहीं पका होगा। जब भरोसा टूट जाता है तब लोग और रास्ते ढूंढते हैं। आज देश में भरोसा टूट चुका है। इतना ही नहीं, हर पल प्रति पल एक के बाद ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिसमें देश का भरोसा टूटता ही जा रहा है, टूटता ही जा रहा है। आज दिल्ली के अंदर एक जवान बेटी जब घर से बाहर गई हो और शाम को 6 बजे से पहले अगर घर न लौट पाए तो मां बाप का वो घंटे 2 घंटे का समय इतने संकट से गुजरता है, उसको भरोसा नहीं बेटी वापस लौटेगी कि नहीं लौटेगी। किसान अपनी फसल पैदा करता है, उसे भरोसा नहीं है कि पैदावार के बाद भी दाम मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ये कब नीतियां बदल ले पता नहीं मित्र, आधी रात में नीतियां बदल देते हैं और किसके लिए बदलते हैं वो भी बाद में जब सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है तब पता चलता है क्यों बदला था। ये हाल है मित्रों। मेरे जीवन में गोवा अब एक विशेष स्थान पा लिया है। अखबार भी लगातार लिख रहे हैं कि मोदी के जीवन में गोवा बहुत लकी है। मित्रों, मुद्दा मोदी के लक का नहीं है। यही गोवा है जिसने 2002 में मुझे गुजरात की सेवा आगे बढ़ाने के लिए परवाना दिया था और उसका नतीजा यह आया कि आज गुजरात चाइना के साथ स्पर्धा करने लगा है। अगर गोवा ने मुझे वो परवाना न दिया होता तो शायद मेरा गुजरात उसकी सेवा करने का मुझे सौभाग्य न मिला होता। मित्र, मुझे गोवा से जब आशीर्वाद मिले हैं उस काम ने नई ऊंचाइयां पार की है और इसलिए मुझे भरोसा है इस बार भी कि गोवा ने मुझे जो आशीर्वाद दिए हैं और अध्यक्ष जी ने जो कार्य दिया है
वो भी शानदार जानदार तरीके से यशस्वी होगा, ये मेरा विश्वास है। मित्र, दिल्ली की सरकार वो हिंदुस्तान के संघीय ढांचे को स्वीकार करने के लिए मूड में नहीं है। जब तक, और उनकी मानसिकता को समझने की आवश्यकता है। और मैं इस देश के पॉलिटिकल पंडितों को, डिबेट करने वाले महाशयों से, राजनीतिक दृष्टिकोण से एनालिसिस करने वाले महापुरुषों से मैं इस मुद्दे पर चाहूंगा कि आगे चर्चा हो देश में, उस बात को आगे बढ़ाएं। कांग्रेस मूलतः सत्तावादी मानसिकता से ग्रस्त है। उससे कुछ कम मंजूर नहीं होता है। जब तक दिल्ली में उनकी सरकार थी, राज्यों में उनकी सरकार थी, पंचायतों में उनकी सरकार थी, उनको न कोई कानून बनाने की इच्छा होती थी, न कोई परिवर्तन लाए, वो सब गाड़ी मजे से चलती थी, मौज चलती थी। पंचायत से पार्लियामेंट तक उन्हीं का झंडा फहरता था, कोई परवाह नहीं, चलते रहते थे। लेकिन जब राज्यों में दूसरे दलों की सरकार चुनना शुरू हुआ, खास करके 1967 के बाद एसवीडी की गवर्नमेंट बनना शुरू हुआ, आप इतिहास देख लीजिए। जब विरोधी दलों की सरकारें बनी तो उन्होंने आर्टिकल 356 का बेफाम तरीके से, अनाप शनाप तरीके से दुरुपयोग किया और हिंदुस्तान में विपक्ष की किसी सरकार को 5 साल तक काम करने का अवसर नहीं दिया, मजबूर किया, उसको तोड़ दिया। मित्रों, धारा 356 का दुरुपयोग किया। उसके बाद उन्होंने क्या किया? अगर धारा 356 की कब्जाएं हो रही हैं, जरा ज्यादा आलोचना हो रही है, तो उन्होंने विरोधी दल को शाम राम दंड भेद लोभ लालच सीबीआई फीबीआई जो है सबका उपयोग करके उन दलों को तोड़ा, उनके लोगों को उठा करके किधर ले आए, सरकारों को चलने नहीं दिया। राजभवनों को उन्होंने कांग्रेस भवन बना दिए। वो किसी विचार को, किसी व्यवस्था को, किसी परिवर्तन को स्वीकार करने की उनकी मानसिकता नहीं है। मित्रों, जो करेंगे हम ही करेंगे, किसी को करने नहीं देंगे, आने नहीं देंगे, कोशिश की तो उसको खत्म करके रहेंगे, यही कारनामे उनके चलते रहेंगे। और अब जब 356 लगाना मुश्किल हो रहा है, दल बदलू का कानून आने के बाद वो कठिन हो गया है, तो तीसरा उपाय उठाया है, हर किसी के पीछे सीबीआई छोड़ दो। आप देखिए, इस देश के विपक्ष के कोई नेता ऐसे बाकी नहीं है जो सरकार में हो और इन्होंने उस पर सीबीआई छोड़ी ना हो। क्यों? दबाना, दबोचना, और ये चीजें उनकी लोकतंत्र के प्रति अनास्था को प्रकट करती हैं। उनका लोकतंत्र में कोई भरोसा नहीं है। वे राजनीतिक दलों को संभाल के साथ देखने के लिए तैयार नहीं है, और तब जाकर के ये परिस्थिति पैदा होती है। संस्थाओं को तोड़ना, संस्थाओं को मरोड़ना, और संस्थाएं अगर टूटती नहीं है तो एक के ऊपर दूसरे को बिठा देना, ये एक नई चाल चालू हुई है हिंदुस्तान में। प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन देश के प्रधानमंत्री होते हैं। जिस कमेटी के चेयरमैन देश के प्रधानमंत्री हो, जो कमेटी एक प्रकार से राज्य और केंद्र के बीच में ब्रिज का बहुत बड़ा काम करती हो, जो संवैधानिक संस्था हो, उसका भी अनादर करना और प्लानिंग कमीशन के ऊपर हिंदुस्तान ने कभी सोचा नहीं, माना नहीं, कल्पना नहीं की, वैसा एक एनएसी बिठा दिया। एक प्रकार से पिछले 50 साल से जो संस्था कुछ न कुछ करने का प्रयास कर रही थी, जिसके चेयरमैन प्रधानमंत्री थे, उस संस्था को
एक प्रकार से नाम मात्र की बनाकर उन्होंने छोड़ दिया और उस पर एनएसी बिठा दिया, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल। और वो उसके चेयरपर्सन कौन? तो मैडम। तो फिर प्रधानमंत्री बनाने की जरूरत क्या थी भाई? इतनी बड़ी कैबिनेट बनाने की जरूरत क्या थी? प्लानिंग कमीशन बनाने की जरूरत थी? इतने अरबों खरबों रुपये देश के खर्च करने की जरूरत क्या थी? और एनएसी भी कैसा? मैंने प्रधानमंत्री के सामने आंख में आंख मिला करके सीधा सवाल करते हुए अभी भाषण में कहा था उनको, रूबरू में वो हाजिर थे। मैंने कहा साहब मुझे बताइए, आप कहते हैं माओवाद खत्म होना चाहिए, आपके भाषण में उल्लेख किया है। माओवाद एक बहुत बड़ी चुनौती है आपने कहा है। और मैंने प्रधानमंत्री जी को कहा, पशुपति से लेकर के तिरुपति तक एक रेड कॉरिडोर आज रक्त रंजीन होता जा रहा है। ये रक्त रंजित हो रहा रेड कॉरिडोर आए दिन निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। भले भले निर्दोष नौजवान हाथ में बंदूक उठाने का शौक जग रहा है, देश तबाही के कंगार पर जाके खड़ा है और आप सिवाय बयान कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपके इरादे नेक नहीं है। तो पूरे हाउस में सन्नाटा हो गया। और मैंने कहा मुझे बताइए, अगर आप, और भाइयों बहनों गंभीरता से सुनिए और हर गांव गली में बात पहुंचाइए। मैंने प्रधानमंत्री को सीधा सीधा पूछा, मुझे बताइए प्रधानमंत्री जी, आपकी नेशनल एडवाइजर काउंसिल जो है मैडम सोनिया जी जिसके अध्यक्षा हैं, उस एक एनआईसी के मेंबर, एनएसी के मेंबर, उसका एक एनजीओ चलता है, उस एनजीओ की एक अध्यक्षा माओवादी गतिविधियों के कारण जेल में थी और एक कलेक्टर को किडनैप किया गया था, आपको याद होगा। उस कलेक्टर को किडनैप किया गया था, उसके बदले में जिन लोगों को छोड़ने की मांग की गई थी उसमें ये आपके प्रधानमंत्री के साथ जुड़ी हुई मैडम सोनिया जी के एनएसी के मेंबर के एनजीओ की अध्यक्षा थी। अगर उस अध्यक्षा जो इस प्रकार की गतिविधि में लगी हुई है और वो एनजीओ चलाने वाला व्यक्ति एनएसी में बैठा हो, तो आप कैसे देश को भरोसा दोगे कि आप माओवाद के खिलाफ लड़ना चाहते? ये संभव है क्या मित्रों? अरे जो पाप कर रहे हैं उन पापियों के साथीदार को अगर आप बगल में बिठाओगे तो पाप नष्ट होने की संभावना है, लेकिन उनको कोई शर्म ही नहीं है। इतना ही नहीं, मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा कि प्रधानमंत्री जी सिर्फ मैडम का भी मुद्दा है, ऐसा नहीं है, आप भी बाकी नहीं हो। तो जरा चौंक गए। वैसे तो बहुत स्वस्थ बैठे थे, हिलते नहीं थे, आंख भी नहीं हिलती थी, ऐसे देखा है ना आपने? हाँ, इधर उधर कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही मैंने कहा, अच्छा, चेतना आ गई। मैंने कहा प्रधानमंत्री जी सिर्फ एनएसी में नहीं, खुद के आपके प्लानिंग कमीशन में आपने उस व्यक्ति को बनाया है मेंबर, एक कमेटी का चेयरमैन बनाया है जिस पर माओवाद की गतिविधियों का आरोप लगे हुए हैं, जो जेल में थे। भले कोर्ट ने आज उनको जगह दे दी हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप रातों रात उनको सर पे बिठा करके इस देश के पुलिस को डिमोरलाइज कर दो। माओवाद के खिलाफ जो लड़ रहे हैं, जिनकी जान की बाजी लगा रहे हैं, गोलियों को झेल रहे हैं, उसको इस प्रकार से अपमानित करने का कोई कारण नहीं था।